जय हिंद बच्चों। तब आप लोग कैसे हैं? जैसा कि मैं आपका ज्ञान सर आपकी नए क्लास में स्वागत है। जो आज हम यहाँ पढ़ाई करेंगे किसका, तो फिजिक्स 10 क्लास के फिजिक्स के बारे में हम बात करेंगे। 10 क्लास का फिजिक्स मैं आज से स्टार्ट किया हूँ, जिसका पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस केस में आप लोग अब जानते हैं कि पहला चैप्टर इसका है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये जरूर कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना से जितना अधिक हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट से हम आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक चीज जान लेते हैं कि आखिर प्रकाश होता क्या है। तो पहला इसका हेडिंग क्या आ रहा है, प्रकाश। प्रकाश कहने का मतलब क्या है, लाइट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश क्या होता है जी? जैसे प्रकाश को डिफाइन कर सकते हैं, प्रकाश एक कारक है, चाहे एक भौतिक कारक है, जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, कोई वस्तु को देख सकते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश क्या है जी? एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही, मान लीजिए अंधेरा में कोई वस्तु रखा है तो देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। आंखें बंद कर लीजिए तो कोई वस्तु दिख पाएगा? नहीं देखे। क्यों कारण नहीं दिख पाएगा? क्योंकि वहां पर प्रकाश उपस्थित नहीं है, इसीलिए नहीं दिख पाता है, अंधेरा की वस्तु नहीं दिखाई देती है। गांव देहात में गए ना जी, अंधेरा में चले जाइए तो कोई दिख ही नहीं रहा है, लग रहा है ऐसे कुछ भी सुनसान पड़ा हुआ है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्रकाश नहीं था, इसलिए प्रकाश नहीं दिखाई दिया। तो हम इसको सिंपल फार्मूला क्या लिख सकते हैं, डिफिनीशन लिख सकते हैं कि प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात करते हैं अगला टॉपिक इसका क्या आएगा, प्रकाश का स्रोत। देखिए, परावर्तन तक अभी हम नहीं जा रहे हैं। परावर्तन जाने के पहले, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो जान लें। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम जान लें। अब बात करते हैं प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत आप भी समझते हैं, मतलब क्या हुआ कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। समझ में आ गया? देखिए, डिफिनीशन आप लोग कॉपी कलम लेके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश तो आप समझ गए। दूसरा क्या है, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत इन द सेंस क्या होता है कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश का क्या हो, उत्सर्जन हो, क्या कहलाएगा, प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। जैसे कि अब जानते हैं सूर्य के बारे में जानते हैं ना जी, ये क्या है, उत्सर्जित प्रकाश है। इसमें से प्रकाश का क्या होता है, उत्सर्जन। तारे, ये भी क्या है, प्रकाश के उत्सर्जन करते हैं। या हम बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसमान में जाने की जरूरत नहीं है, नजदीक ही बात करते हैं तो जलता हुआ दिया, अरे जलता हुआ दिया में से प्रकाश निकलता है ना, तो भी क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। अब देखिए, जैसे वस्तु हम जानते हैं, तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर दो तरह के वस्तु कितने डिफाइन किए गए। मान लीजिए वस्तु है, इस वस्तु को प्रकाश के स्रोत के आधार पर बांट दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया। पहला क्या होता है, प्रतिदीप्त वस्तु, और दूसरा क्या होता है, अप्रतिदीप्त वस्तु। एक प्रतिदीप्त हुआ, एक क्या हुआ, अप्रतिदीप्त हुआ। समझ गए? वस्तु को कितने भागों में बांट दिया गया है, दो भागों में, प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त। अब बात करते हैं प्रतिदीप्त की। तो प्रतिदीप्त में आप कह सकते हैं प्रकाश के स्रोत जो होते हैं ना, क्या होते हैं, प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। जो भी हमारे प्रकाश के स्रोत हैं, जो भी मेरे प्रकाश का स्रोत है, वो क्या होगा, प्रतिदीप्त वस्तु कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हुआ कि प्रकाश का उत्सर्जन, जिस वस्तु में से प्रकाश का उत्सर्जन होगा वो प्रतिदीप्त कहलाएगी। आज सिंपल सा बात है, जब अ लगा हुआ है, मतलब क्या होता है, नहीं, तो उस केस में क्या होगा, प्रतिदीप्त में हो गया प्रकाश का स्रोत मतलब उत्सर्जन। वैसी वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिदीप्त वस्तु कहलाता है। और दूसरा, वैसी वस्तु जिसमें से प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है वो क्या कहलाता है, अदीप्त वस्तु कहलाता है। तो बात की यहाँ समझ गए, ये प्रकाश अतिदीप्त और प्रतिदीप्त में अंतर समझ गए। प्रतिदीप्त मतलब प्रकाश का उत्सर्जन हो, चाहे प्रकाश के स्रोत को ही क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त कहते हैं। और दूसरा अदीप्त मतलब प्रकाश का उत्सर्जन न हो, वैसी वस्तु है जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है वो क्या कहलाएगा, अदीप्त, अप्रतिदीप्त कहलाएंगे। ठीक है, अब चलिए तीसरा टॉपिक बात करते हैं। तीसरा टॉपिक क्या हो गया, प्रकाश की
किरण। समझ रहे हैं ना, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है? देखिए, हम तो जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन कोई कोई बच्चे बोलेंगे कि प्रकाश तरंग रेखा में भी गमन करता है, तरंग में भी गमन करता है। तो बाबू 10वां क्लास में नहीं करता है, वो 12वां में करता है। ठीक है, तो अब देखिए प्रकाश क्या हो गया, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो हम क्या कहेंगे इसको देखने से कि प्रकाश जिस सीधी रेखा से, चाहे जिस पथ से गुजरती है, कोई भी प्रकाश जिस पथ से गुजरती है वो उसका क्या कहलाता है? प्रकाश का किरण कहलाता है। समझ में आ गया? मानिए ये मान लीजिए सीधे, इसको कैसे डिनोट करते हैं, निरूपित करेंगे? देखिए यहाँ लगा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो, ऐसा हम कैंडल जला देते हैं। यहाँ आपका कैंडल जल गया, इसमें थोड़ा कैंडल देखते हैं नीचे छूता है तो उस केस में तो हमारा क्या होगा, यहाँ से प्रकाश निकला, ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है। तो हमारा ये क्या कहलाएगा? प्रकाश किरण कहलाएगा, प्रकाश की किरण कहलाएगी। अर्थात डिफिनीशन लिखना होगा तो अपने आप लिख लीजिएगा ना। देखिए हम लोग को यहाँ ऐसे पढ़ाई करना है कि अब जैसे क्लास खत्म हो हमारे सारे के सारे दिमाग में घुस जाना चाहिए, कुछ भी फिर दोबारा देखने की जरूरत न पड़े। हाँ भाई देवे कभी दोबारा देखने की जरूरत पड़े तो आपके पास वीडियो रखा हुआ है, जब भी सर्च मारिए वीडियो में जाइए, 10 मिनट देख लीजिए, सारे का सारे चीज अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, प्रकाश किरण हो गया। चलिए अब अगला टॉपिक बात करते हैं। प्रकाश की किरण के बाद आता है किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज समझते हैं आप लोग? ऐसे भी गांव देहात की में देखवे किए होंगे। पुंज मतलब क्या होता है? जो भूसौल देखे हैं पुंज, जैसे हमारे घर गांव में क्या होता है, गेहूं वहूं जब धान उन कटाता है तो बहुत सारे बोझा बांध के एक के ऊपर एक रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पुंज। पुंज मतलब ढेर सारा, मतलब किरणें को समूह, जहाँ ढेर सारी किरण होगी क्या कहलाएगी? किरण पुंज कहलाएगी। मान लो एक किरण है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10-12 गो हजारों किरण है तो क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। मैंने पुंज से ही नाम है, पुंजौल नहीं समझते हैं? जैसे गांव देहात में देखिएगा, अरे गांव देहात में पेठारी क्या होता है, पेठारी को एक के ऊपर एक रखते हैं तो क्या होता है, एक पुंजौल का निर्माण हो जाता है। तो वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे पेठारी रखा गया है तब न पुंज बना है। तो सिर्फ वही सेम कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ क्या कंडीशन है कि किरणों के पुंज को क्या कहते हैं? मैंने किरणों के पुंज मतलब किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। क्या समझ में आ गया कि किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, डिफिनीशन लिखिए कि किरणों के समूह, बहुत सारे किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक। अब आ जाइए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर आ रहा है इसके बाद, किरण पुंज। किरण पुंज जैसे मान लीजिए कि किरण पुंज है, तो आखिर किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? मतलब क्या कि किरण पुंज के प्रकार क्या हैं? ठीक है, चलिए तब देखिए किरण पुंज के हमारे कितने प्रकार होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाता है। तो पहला किरण 3 प्रकार के होते हैं, लिख सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो लिख सकते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं जी? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन की बात करते हैं? तो पहला देखिए, पहला क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, पहला हो गया अभिसारी। दूसरा क्या हो गया? दूसरा बोलते हैं अपसारी। और तीसरा क्या होता है? समानांतर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला क्या हो गया? अभिसारी, दूसरा क्या हो गया? अपसारी, और तीसरा क्या हो गया? समानांतर। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे हो सके उससे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि किरण अभिसारी क्या होता है। तो अभिसारी के लिए हम देखेंगे। अब चलिए आगे, किरण पुंज। किरण पुंज समझ गए ना? किरण पुंज मतलब क्या होता है? जैसे अब टॉर्च देखे ना, टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है? एक साथ किरण बहुत सारा निकलता है, वो क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं किसका? अभिसारी किरण पुंज का। अभिसारी मतलब क्या होता है कि जैसे किरण पुंज, जो बहुत सारे किरण है किसी एक बिंदु पे मिलते हुए प्रतीत होती है, चाहे किसी एक बिंदु पे मिलते हैं तो क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज। जैसे कि मान लीजिए एक कोई बिंदु है, यहाँ पे एक किरण आई, एक दूसरा किरण आई, एक तीसरा किरण आई, एक चौथा, पांचवा, छठा। कहने का मतलब क्या है कि अपसृत मतलब क्या होता है? मिलना होता है। तो बहुत सारे किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, चाहे मिलती है, तो क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। माने किरण पुंज किसी एक बिंदु पर अभिसृत होती है तो क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। अब बात करते हैं दूसरा अपसारी का। तो अपसारी जस्ट इसका उल्टा है कि बहुत सारे किरण पुंज, बहुत सारे किरण एक बिंदु से बाहर जाते हुए प्रतीत होती है। जैसा कि मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ से ये किरण क्या जा रही है?
बाहर जा रही, तो ऐसे तो पता नहीं, जब तक हम एरो नहीं लगाएंगे आपको पता नहीं चलेगा किरण बाहर जा रही कि अंदर जा रही है। जैसे टॉर्च देखते हैं ना, टॉर्च एक बिंदु है, वहां से क्या है बहुत सारे किरण ऐसे निकल गए। मान लीजिए टॉर्च है आपका, यहाँ पे ऐसे टॉर्च है, क्या होता है ऐसे ही ना जाता है जी। तो मान लीजिए एक बिंदु, इसको एक बिंदु मान लिया जाए, तो उस केस में जब होगा तो क्या होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। मतलब एक बिंदु से क्या होता है, सब किरण बाहर निकल रही है। तो पहला क्या था कि किसी बिंदु पे आके किरण मिल रही है, वो क्या कहलाएगा, अभिसारी। और किसी बिंदु से होते हुए बाहर की तरफ सब किरणें जा रही है, वो क्या कहलाएगा, अपसारी। अब एक अगला बात कर लेते हैं समानांतर का। तो समानांतर के लिए नाम से ही आप लोग जानते हैं, समानांतर क्या है बाबू, बहुत सारे किरण एक दूसरे के समानांतर होके जाए, माने किरण पुंज। तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर किरण पुंज। मतलब सब किरण क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, उस केस में हमारा किरण पुंज क्या कहलाता है, समानांतर। तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं ना, डिफिनीशन लिख लीजिए। चलिए हम लिखाते हैं। पहला क्या है, अभिसारी, मतलब किरणों के समूह क्या हो, किसी एक बिंदु पर मिले उसको क्या कहेंगे, अभिसारी। किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, चाहे मिलती है, वो क्या कहलाती है, अभिसारी। या बहुत से किरण किसी एक बिंदु से बाहर की ओर निकलती है, चाहे बाहर की ओर जाती है, वो क्या कहलाती है, अपसारी। तथा तीसरा क्या है, समानांतर, मतलब समानांतर किरण पुंज में क्या होता है कि वो कहीं मिलती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, वो क्या होती है, एक किरण दूसरी किरण के एकदम पैरेलल रहती है, मतलब समानांतर रहती है, वो क्या कहलाते हैं, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। इतना समझ में आ गया। सब कोई डिफिनीशन लिख लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए। और इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसको पूरा देखिए, वीडियो को बीच में स्किप कीजिएगा तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आपको नहीं समझ में आएगा, तो बाद में कहिएगा कि सर हमको नहीं समझ में आएगा। हाँ, जितना हो सके लाइक मारिए, कमेंट मारिए, जो आपको दिक्कत हो रहा है कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। क्योंकि हमको इस बार आप लोग से यही होप है कि आप लोग कम से कम 450 से कम नंबर आया तो समझिए कुछ नहीं है। और मैं भी मेहनत करता हूँ, आप लोग को भी मेहनत कराऊंगा, और वादा करता हूँ कि सबको 450 से अधिक नंबर ला के दिखाऊंगा। और इसी वीडियो चैनल पर आके मैं आपको बताऊंगा कि हाँ 450 हमारे स्टूडेंट ने नंबर लाया है, और इसमें से आप भी हो सकते हैं, और आपने मेहनत कीजिए। चलिए अब अगला टॉपिक की बात करते हैं। अब चलिए, जैसे किरणों के गमन के आधार पर क्या किया गया है, पदार्थ को दो भागों में फिर बांटा गया है। जैसे मान लीजिए किरण किससे पार करता है, किससे नहीं पार करता है, इस आधार पर दो तरह के हो गए, फिर भी वस्तु को बांटा गया है। तो पहला क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी कहने का मतलब क्या है कि जिससे किरण क्या हो, पार कर जाए, वो क्या कहते हैं, पारदर्शी। मैंने किरण क्या, किरण पुंज क्या हो, वैसा पदार्थ जिससे किरण क्या हो, पार कर जाए, वो क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, कांच, पानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तो आप जानते हैं। पारदर्शी पदार्थ का डिफिनीशन क्या हो गया, जिससे किरण क्या हो, आर पार कर जाए, वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। जैसे पानी में टॉर्च जलाइएगा तो क्या होगा, इस पार से उस पार हो जाएगा। शीशा पे चलाइएगा, कांच पे, तो क्या होगा, इधर से आदमी उधर देख लेता है। तो ये क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गए। ठीक है। दूसरा क्या होता है, अपारदर्शी। नाम से ही आपको पता है, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ मतलब क्या है कि जिससे प्रकाश की किरण क्या हो, पार न करे, वैसा पदार्थ जिसको प्रकाश की किरण पार न करे। मतलब क्या हो गया, हम उधर की वस्तु को देख पा रहे हैं, इस बोर्ड है तो बोर्ड की उधर की वस्तु को देख पा रहे हैं, नहीं पता, तो ये क्या कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। समझ गए। कांच जो होगा, पानी होगा, वो क्या इस तरह का होगा, पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। लेकिन ये क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या होगा, वैसे पदार्थ जिससे हमारी किरण क्या हो, पार न करे, या कि उस पदार्थ के दूसरे साइड हम नहीं देख सको, क्या कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। और तीसरा टॉपिक क्या है इसका, पारभासी। पारभासी, पारभासी पदार्थ। अब दो तो समझ गए, पहला क्या हो गया, वस्तु को कितने भाग बांट दिए, पहला पारदर्शी। पारदर्शी कहने का मतलब जिससे किरण पार कर जाए, वो पारभासी हो गया। जिससे क्या, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या, जिससे किरण क्या हो, पार ही न करे, वो क्या होता है, अपारदर्शी। और तीसरा आता है पारभासी। पारभासी मतलब क्या हो, किरण का कुछ भाग पार करता है। ठीक है, पूरा का पूरा किरण पार नहीं करता है, प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है, दूसरे साइड जाता है, वो क्या कहलाता है, पारभासी। जैसे आप लोग कह सकते हैं, तेल लगा कागज, समझ गए, तेल लगा हुआ कागज, कागज में तेल लगा दीजिएगा तो क्या होगा, देखिएगा हाफ हाफ दिखता है, उधर भी जाता है और इधर भी दिखता है। ठीक है। या घिसा हुआ कांच,
शीशा लिखिए, शीशा को भी क्या घिस दीजिएगा ना, तो क्या होगा, आधा ही किरण उधर जाएगी और आधा किरण नहीं जाएगी। तो ये हमारे पदार्थ के 3 अवस्थाएं हो गए, पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ हो गए, अपारदर्शी पदार्थ हो गए और पारभासी पदार्थ है। यहाँ तक समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हाँ बोलिए। अच्छा, पारभासी नहीं समझ, अब पारभासी नहीं समझ में आया। तो देखिए पारभासी मतलब क्या है, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे कि सर में तेल लगा लेते थे और कोई फिगर ड्रॉ करना होगा तो उस पर रख के ड्रॉ नहीं करते थे, जिससे क्या होता था वो फिगर हल्का हल्का ऊपर दिख जाता था और उसी पर रख के हम लोग क्या करते थे, चलाकर वो फिगर ड्रॉ कर लेते थे। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का कुछ अंश भाग क्या हो उस पार जा रहा है, चाहे उधर का प्रकाश का कुछ अंश भाग इधर आ रहा है, पूरा का पूरा प्रकाश का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कुछ भाग आ रहा है चाहे कुछ भाग जा रहा है, तो क्या कहलाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। तो पारभासी पदार्थ के उदाहरण जैसे तेल में, जैसे कागज में तेल लगा दीजिए तो क्या होगा, वो तिथि हो जाता है, थोड़ा सा पारदर्शी हो जाता है, देखिएगा तो उधर का वस्तु हाफ हाफ वस्तु दिखाई दे देती है। चाहे घिसा हुआ कागज में साफ सुथरा नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है, तो कुछ भाग क्या हो रहा है, पार कर रहा है, कुछ भाग नहीं पार कर रहा है। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब आइए अपने मेन चैप्टर पे चलते हैं। मेन चैप्टर कहने का मतलब जैसे कि हम दौड़ने के लिए क्या करते हैं, दौड़ना मेरा मेन मकसद है, लेकिन जूता होता बांधना क्या होता है, उसके पहले का काम होता है, और जूता सही से नहीं बांधे हैं तो क्या होगा, रास्ते में गिर सकते हैं ना। दौड़ना में जूता बांधना टाइमिंग नहीं रहता है। मान लीजिए कहीं रेस में जा रहे हैं, तो रेस में जा रहे हैं तो क्या है, आपको 10 सेकंड में हमको 1 मीटर का दौड़ करना है तो 8 मिनट में टाइम चाहिए, तो पहले से क्या करेंगे, जूता उता बांध होने के तैयार वगैरह फिट हो जाएंगे तब ना दौड़ेंगे जी। वो तो जूता बांधना रहते, लेकिन क्या होगा, जब तक जूता सही से नहीं बांधेंगे दौड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए क्या था, मुख्य चैप्टर हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए टॉपिक क्या है आपका, प्रकाश का परावर्तन। लिखते हैं इसको, प्रकाश का परावर्तन। अब चलिए सबसे भारी चीज है प्रकाश, समझ गए, का समझ ही रहे हैं, परावर्तन। आज परावर्तन का ऑपरेशन करते हैं। पहले परावर्तन मतलब होता क्या है, परावर्तन मतलब लौट जाना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग बॉल, क्रिकेट बॉल खेलते हैं ना, तो किसी दीवार पे थ्रो किए, थ्रो करने के बाद क्या होता है, दीवार क्या करता है, बॉल को रिबाउंड पीछे मारता है, तो किसका परावर्तन हो गया, बॉल का परावर्तन हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, क्रिकेट खेलते हैं ना जी, तो उस केस में क्या हो गया, उस बॉल का परावर्तन हो गया। और उसी चीज को हम प्रकाश से रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश आया, प्रकाश से यहाँ आया और सतह से टकरा कर फिर वापस चला गया, तो क्या कहलाएगा, किसका होगा, तो प्रकाश का परावर्तन होगा ना। परावर्तन मतलब क्या होता है कि लौट जाना होता है। तो कि जो प्रकाश जब आया, सतह से टकराया और फिर वापस लौट गया, तो किसका कहलाएगा परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। तो चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं कि जब प्रकाश की किरण, इसको हम डिफाइन करते हैं, सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस पुनः पहले माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम से वो आई है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे कि हम समझिए, ये एक सतह है, ये आपका एक सतह दिया हुआ है, ये प्रकाश किरण आई और क्या हुआ, इसी माध्यम में आई, टकराकर वापस लौट गई, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। तो डेफिनेशन फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम से वो आई है, उस सतह को, उस घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने उस घटना को क्या कहते हैं जी, प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि मान लीजिए ये कोई किरण है, यहाँ आई है, फिर टकरा कर कहाँ लौट गई, वापस अपने माध्यम में लौट गई, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट गई। ये टोटल घटना क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझ गए। मतलब कि जो नहीं समझे फिर से एक बार सुन लिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई है, यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझ में आ गया? देखिए इस चैप्टर का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा उनके नियमों की व्याख्या करें। तो पहले प्रकाश का परावर्तन समझ लिए, चलिए हम इसको दिखाते हैं इस पे। अब ये हमारा हो गया किरण, ये मेरा एक मिरर है, इसको क्या किए हैं, सतह को कलई कर दिए हैं, मनोरंजित कर दिए हैं। अब ये प्रकाश आई तो इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या कहलाता है, ये तो वापस लौटी है, ये क्या लगे, परावर्तित किरण। ये जहां, ये बिंदु जहां पे ये टकराई हो, किसको क्या बोलते हैं, आपतन
बिंदु, आपतन बिंदु हो गया। उसके बाद ये जहां जो आई का कोण बनाते हैं, ये एंगल बनाई ना, इसको क्या बोलते हैं बाबू? अभिलंब। अभिलंब, ये हमारा जो कोण बनेगा इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और ये जो इधर स्मॉल आर बनाता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। समझ गए? तो इसमें क्या क्या है? पहला क्या है आपको बता दे? आपतित किरण। दूसरा क्या है? परावर्तित किरण। तीसरा क्या है? आपतन कोण। चौथा क्या है? कोण। पांचवा क्या है? अभिलंब। छठा क्या है? आपतन बिंदु। अब इसको बारी बारी से हम पढ़ते हैं, ठीक है? इसको हम बारी बारी से पढ़ते क्या है? पहला क्या है जी? आपतित किरण। आपतित किरण कौन सा है जी? मान लीजिए ए हो गया, ये ओ हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया। इसको हम एन मान लेते हैं, ठीक है? तो आपतित किरण क्या होगी? तो ए ओ मेरा क्या कहलाएगा? आपतित किरण। मतलब जो प्रकाश की किरण आके सतह से टकराती है तो वो हमारा क्या कहलाएंगे? आपतित किरण कहलाएंगे। टकराने के बाद जब वो बाहर अपनी दिशा में जाती है वो क्या कहलाती है? तो आपतित किरण। समझ गए? आपतित मतलब क्या हुआ? ये ए ओ जो किरण होगी वो क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। जो कि हमारे क्या होगा? परावर्तन के बने सतह से टकराने से पहले वाली किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। अब दूसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित मतलब क्या है? लौटना। तो अब इसमें क्या है? जब यहाँ से टकरा के ये ऊपर जाएगी, अपने मुख्य बने पहले वाले स्पेस में चली जाएगी तो क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण कहलाएगी। अब बात करते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतन कोण का आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं आपतन कोण को? कोण ए ओ एन। ये जो होगा मेरा क्या हो गया? आपतन कोण हो गया। मतलब इसको डिफाइन करना होगा तो क्या कह सकते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सेम टू सेम इसमें दूसरा क्या है? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलिए? बोलते परावर्तन कोण। समझ में आ गया? तो यही हमारा है कि ये हो गया मेरा आपतित किरण, जिसको किससे कहते हैं? आपतन कोण। जिसे किससे निरूपित करते हैं? आई से। और दूसरा क्या होता है? परावर्तन कोण, जिससे किससे निरूपित करते हैं? किससे निरूपित करते हैं, चाहे किससे दर्शाते हैं? तो आर से। अब बात करते हैं अभिलंब की। तो अभिलंब आपका ये है, जहां से इस सेंटर पे जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। और लास्ट होता है आपतन बिंदु। मतलब आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है, चाहे जहां से वो सतह परावर्तित किरण वापस लौटती है, वो सतह क्या कहलाता है? चाहे वो बिंदु क्या कहलाता है? मैंने आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है वो क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। समझ में आ गया? देखिए आपतन बिंदु क्या है? वही न है। तो आपतन बिंदु क्या हो गया? ओ हो गया। ये हमारा पे यहाँ ओ आकर टकरा गई, ये क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। चलिए अब इसके नियमों को पढ़ते हैं। अब चलिए, इसका मुख्य टॉपिक है, इसका नियम बोले थे, तो आ जाइए परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम मुख्यतः कितने होते हैं? 2 नियम है इसके। परावर्तन के कितने हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम की बात करते हैं। पहला नियम तो चाहे तो लिख सकते हैं या मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं?
एक ही तल में होते हैं, चाहे एक तलीय होते हैं, चाहे इसको दूसरे तरह से बोल सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होता है एक तलीय होते हैं। तो ये क्या हो गया इस नियम का पहला नियम। ठीक है, समझ में आ गया? देखो बाबू, यहाँ तक नहीं समझ में आया तो कम से कम बोलिए, कमेंट कीजिए कि हमको नहीं समझ में आया। क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी सही है तभी बोलिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम का। दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण हमेशा होता है क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। क्या होता है जी? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नियम। देखिए, प्रकाश का परावर्तन थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो 1 2 3 क्लास चलेंगे, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। बारी बारी से हर बारीक बारीक चीज़ मैं आपको ला के बताऊँगा। उस केस में आप बस टाइम दीजिए, जितना कह रहा हूँ वो फॉलो कीजिए। हर वीडियो देखिए, हर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा नियम। ये हो गया। तो अब देख रहे हैं इसको, अब नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बाद। अब यहाँ से हमको क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब पढ़ना है। तो फिर नया टॉपिक में नया चैप्टर, फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे प्रतिबिंब से, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और सबसे भारी चीज़ है कि मैं लास्ट जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करता हूँ कि अब तक तो सब्सक्राइब कर दिए ही होंगे, लेकिन नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं आपको समझाऊंगा, एज ए फ्रेंड, आपका टीचर बनकर, फ्रेंड बनकर, दोस्त बनकर मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि कैसे पढ़ाई। हाँ, ये आपको टारगेट जरूर करना है कि हमको मेहनत करना है। इसलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।